अच्छी खबर ये है कि एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए सीटें अनाउंस हो चुकी हैं। आपकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है और अब आप इस जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं। या आप बरसों से इस जॉब की तैयारी करते आ रहे हैं, लेकिन अब आपने इश्तिहार देखा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे पीपीएससी ने इसका पैटर्न ही तब्दील कर दिया है। इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इस तरह की भारी भरकम टर्मिनोलॉजीज अब इश्तिहार में शामिल हैं। आप फिक्रमंद हैं कि इसके लिए तैयारी किस तरह से करनी है। अगले चंद मिनट आपके लिए मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में से कितने परसेंट सवाल आने के चांसेस हैं। इस जॉब की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटेजी अख्तियार करनी है। सिर्फ ये ही नहीं, हम हर सब्जेक्ट के वो तमाम टॉपिक्स हाईलाइट करेंगे जो पेपर में आ सकते हैं। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने इस टेस्ट में टॉप करना है तो कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। इस वीडियो से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए आपको इसे मुकम्मल देखना पड़ेगा, क्योंकि हर सेगमेंट के आखिर में आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए पास्ट पेपर से सवालात होंगे, ताकि आपको पता चले कि ज़राअत की डिग्री होने के बावजूद आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं और आपको मज़ीद कितनी तैयारी की ज़रूरत है। वीडियो के आखिर में आपके लिए मैंने एक शेड्यूल भी बनाया है, जिस पर अमल करते हुए आप 1 से डेढ़ माह में ये टेस्ट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। मेरा नाम है सादुर रहमान। मैं महकमा ज़राअत तौसीह तहसील बहावलपुर में बतौर ज़राअत ऑफ़िसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। गुज़श्ता 5 साल से हम स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के सेटअप से मुख्तलिफ जॉब्स की तैयारी भी करा रहे हैं, और आप यकीनन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर से वाकिफ़ होंगे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर के मुख्तलिफ विंग्स में सैकड़ों ऑफिसर्स ऐसे हैं जो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर से माजी में किसी न किसी तरह मुंसलिक रहे हैं। तैयारी के हवाले से आप में से बहुत से लोगों की ये अप्रोच होगी कि आप पीपीएससी की तैयारी के लिए हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज तैयार करेंगे। हमें आए दिन मैसेजेस आ रहे होते हैं कि एग्रोनॉमी के 1000 एमसीक्यूज वाली फाइल सेंड करें, या पास पेपर सेंड करें, या बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक की पीडीएफ सेंड करें, हमने पेपर की तैयारी करनी है। हो सकता है आप कई साल से इसी तरह से टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे। इसकी वजह ये है कि आपकी अप्रोच गलत है। आपने पास पेपर्स देखने हैं सिर्फ फॉर्मेट समझने के लिए, पीपीएससी इसमें से कुछ नहीं देने वाला। एमसीक्यूज आपने करने हैं लेकिन अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। एमसीक्यू से आपने पीपीएससी की तैयारी करके उसको क्लियर करने का नहीं सोचना। अगर आप सोच रहे होंगे कि फिर तैयारी किस तरह से करनी है, तैयारी करने के लिए आपने हर सब्जेक्ट की मुकम्मल आउटलाइन तैयार करनी है, उसमें से अपने नोट्स बनाने हैं, और उसके साथ साथ जो रेलिवेंट एमसीक्यूज हैं उनको अटेम्प्ट करते हुए अपनी इवैल्यूएशन करनी है कि जो आप सब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं वो एमसीक्यूज करने के आपको काबिल भी बना रही है या नहीं। उसके मुताबिक आपने अपने अप्रोच को ढालते जाना है। ये मैं आपको अपने कई साल का और सैकड़ों स्टूडेंट्स को जो तैयारी कराई है, उससे जो तजर्बा हासिल किया है, उसकी रोशनी में बता रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं कि पीपीएससी का पेपर एमसीक्यूज की तर्ज पे आ रहा है, तो आप इसकी तैयारी भी एमसीक्यूज करके करेंगे तो आपकी सोच गलत है। इसके लिए आपको सब्जेक्टिव तैयारी करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि जब आप सब्जेक्टिव तैयारी करते हैं, आप एक सिरे से मुकम्मल आउटलाइन तैयार करते हैं, तो एग्जामिनर कोई भी एमसीक्यू कहीं से भी उठा ले, चाहे वो उसको घुमा फिरा के पूछ ले, जब आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आपकी बुनियाद बनी होती है, तो आप उस एमसीक्यू को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, आप उसका सही जवाब दे पाते हैं। इसके बरक्स जब आपने सिर्फ एमसीक्यूज ही तैयार किए होते हैं, तो जब वो एमसीक्यूज आपसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लाज़मी नहीं कि वो एमसीक्यू ही उठा के दे, उस टॉपिक में से आगे पीछे से भी एमसीक्यू उठा के एग्ज़ामिनर दे सकता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि आप टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते। या फ़र्ज़ करें, आपकी ये अप्रोच चल गई है, आपने बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर से एमसीक्यूज़ तैयार किए, मार्केट में जो 1000 एमसीक्यूज़ चल रहे हैं हर सब्जेक्ट के वो तैयार कर लिए, ऑनलाइन वेबसाइट से आपने तैयार कर लिए, और आपका टेस्ट क्लियर भी हो गया। तो फिर आगे इंटरव्यू में जाके आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखें, इंटरव्यू एमसीक्यूज़ के तर्ज पे नहीं होना। इंटरव्यू आपका सब्जेक्टिव होगा, और आप अच्छे से तब अटेम्प्ट कर पाएँगे, अपना इंटरव्यू तब क्लियर प कर पाएँगे, जब आपके बेसिक कांसेप्ट्स क्लियर होंगे, जब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी, जब आप चीज़ों का एनालिसिस कर पाएँगे। तो इसके लिए बेहतर है कि आप चीज़ों को सब्जेक्टिव तैयार करें, जो सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं, उनको एक सिरे से लेके आखिर तक उनकी मुकम्मल तैयारी करने की कोशिश करें। इसके लिए ये है कि आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा, या हो सकता है कि आपको ये टेस्ट क्लियर ना भी हुआ, खुदा ना खास्ता, तो इससे अगला विदिन 6 टू 8 मंथ्स आप कोई ना कोई टेस्ट क्लियर करके इंशाल्लाह बेहतरीन जहाँ पर मौजूद होंगे। तो इसके लिए आपको एक मुस्तकबिल की
मजबूत पॉलिसी, एक अच्छा लहे अमल तैयार करना है। सबसे पहली बात ये होती है कि एडवर्टाइजमेंट में कई सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो इन सब्जेक्ट्स को क्या हमने मुकम्मल तैयार करना है? क्या इन तमाम सब्जेक्ट्स में से इक्वली पेपर आएगा? ये तमाम सब्जेक्ट की अहमियत क्या है? कौन-सा सब्जेक्ट हमें पहले तैयार करना चाहिए? किस सब्जेक्ट की अहमियत ज़्यादा है? तो इसके लिए एक टेबल मैंने आपके लिए बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस, इसमें से तकरीबन 50% आपका पेपर आएगा। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर की सीट की बैकबोन है। इनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है और सबसे पहले इन्हीं को ही तैयार करना है ताकि एग्रीकल्चर की आपकी बेसिक यहाँ से बन जाए। तो उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, एंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। ये तकरीबन आपका 40% पोर्शन ये 4 सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो उसके बाद आपके एनवायरमेंटल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, आपके एडवर्टाइजमेंट में ये मेंशन है। ये तकरीबन आपका 5% देंगे और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से भी आपके 5% एमसीक्यूज आएंगे। ये टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा। इस तरह से आपकी उम्मीद है कि सब्जेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी और इसी लिहाज से ही आपने इनकी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। तो किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करने से पहले आपने अपनी एग्रीकल्चर की बुनियादें पक्की करनी है। वो बुनियादें क्या हैं? वो बुनियादें एग्रीकल्चर की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसकी ग्लॉसरी है। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ मौजूद होंगी। फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपिरेशन है, इन्फिल्ट्रेशन, लीचिंग, ह्यूमस, इसी तरह लॉजिंग, टिलेज, मल्चिंग, सीईसी, ईसी, ईएसपी, सस्टेनेबिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, इलास्टिसिटी, ये तमाम टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जब हम आगे किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होंगी। आपने किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने से पहले ए टू ज़ी एग्रीकल्चर की तमाम टर्मिनोलॉजीज़ तैयार कर लेनी है। चाहे वो बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर के आखिर में दी हुई हो, वहाँ से तैयार करें या आप इंटरनेट पर सर्च करके तैयार करें। किसी बुक के आखिर में मौजूद हो, आपके नोट्स में मौजूद हो या कोई भी आप सोर्स इवन चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से आप ये तमाम टर्मिनोलॉजीज़ तैयार कर लेंगे। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी एक अच्छी बुनियाद बन जाएगी। आपने इन टर्मिनोलॉजीज़ को रटना नहीं है, बल्कि इनका कांसेप्ट समझने की कोशिश करनी है। ताकि बाद में जब आपसे इन्हीं में से एमसीक्यूज़ पूछे जाएँ, तो आप ये कांसेप्ट क्लियर हो, वो एमसीक्यू क्लियर करने में आपको किसी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। छोटा-सा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है आपके लिए इन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ में से कि वो प्रोसेस क्या कहलाता है जिसके ज़रिए से पौधे अपने लीव्स को शेड करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, आप अपने ज़हन पे ज़ोर देके सोच सकते हैं और इसका सही जवाब है एब्सिशन। अगर आपने यही बताया है, तो आप ठीक हैं। इसी तरह एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है लक्स। इस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है? ये किससे रिलेटेड है? विंड स्पीड से, सॉइल पोरोसिटी से, लाइट इंटेंसिटी या प्लांट ग्रोथ रेट से? आप जो भी इसका जवाब बता रहे हैं, अगर वो लाइट इंटेंसिटी है तो आप ठीक हैं, नहीं तो आप गलत हैं। इसी तरह अगर सीड डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है और उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आप में से कई लोग पार्थेनोकार्पी को सही समझ रहे होंगे, लेकिन इसका सही जवाब एपोमिक्सिस है। बाकी इसके अलावा तमाम ऑप्शंस गलत हैं। इसी तरह एक और एमसीक्यू है कि पेडोलॉजी ये किसकी स्टडी को कहते हैं? ये पास्ट पेपर्स में भी रिपीट हो चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉइल जेनेसिस और क्लासिफिकेशन को कहते हैं। 4 एमसीक्यूज आपसे पूछे गए हैं, ये टर्मिनोलॉजीज में से ही थे, पास्ट पेपर्स में ये आ चुके हैं। अगर इन 4 एमसीक्यूज में से आपने 4 ही सही अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो उसका मतलब कि आपकी तैयारी ठीक है। आपको थोड़ी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर 4 में से आपके 3 ठीक हैं, तो इसका मतलब कि 75% आपकी तैयारी है। आपको थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, लेकिन टेस्ट क्लियर होने के चांसेस हैं आपके। अगर आपकी 50% या इससे कम ठीक है, तो इसका मतलब कि आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप मेरिट में आ सकें। और ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट सिर्फ इस सेगमेंट के बाद मैं नहीं ले रहा। हम जो भी सब्जेक्ट देखेंगे उसके बाद हम छोटा-सा इसी तरह 4 एमसीक्यूज़ के साथ टेस्ट भी लेते रहेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि किस सब्जेक्ट में आप कहाँ खड़े हैं, आपको कितनी मेहनत की वहाँ पे ज़रूरत है। एग्रोनॉमी से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये बैकबोन है एग्रीकल्चर ऑफिसर टेस्ट की। तो एग्रोनॉमी की तैयारी करते हुए आपने टिपिकल अंदाज से तैयारी नहीं करनी कि जिसमें जस्ट वो सिंपल सी डेफिनेशंस हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी वही आ जाती थी। एग्रोनॉमी एक बड़ी वसी फील्ड है। इसमें
एग्रोनॉमी के सारे मेथड्स, प्रिंसिपल्स ये तो आ ही जाएँगे, इसके साथ ये सीड साइंस को भी टच करेगा, ये फार्म मैनेजमेंट को भी टच करेगा और आपके हॉर्टिकल्चर के भी कई टॉपिक्स हैं, इवन प्लांट ब्रीडिंग के कई टॉपिक्स हैं जो एग्रोनॉमी में आ जाते हैं, आपके सॉइल कंजर्वेशन के टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं। इरिगेशन शेड्यूलिंग के, इरिगेशन के टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं, तो एग्रोनॉमी बहुत वसी फील्ड है। यही वजह है कि ये इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन एग्रोनॉमी से आता है और हम क्लियर भी कर सकते हैं अगर हम इसके तमाम एस्पेक्ट को अच्छी तरह से कवर करें। तो सबसे पहले आपने जो इसकी बेसिक डेफिनेशंस हैं वो कर लेनी है, क्रॉप क्लासिफिकेशन कर लेनी है जिसमें आपको पता है कि सीज़नल क्रॉप्स रबी, खरीफ, ज़ैद रबी, ज़ैद खरीफ कौन-सी होती हैं, इनकी एग्ज़ाम्पल्स ख़ासकर आपने कर लेनी है। बहुत रिपीट किया जाता है कि तम्बाकू ज़ैद रबी, ज़ैद खरीफ या कौन-सी क्रॉप है, तो इस तरह के सवाल इसमें लाज़मी पूछे जाते हैं। लाइफ साइकिल के लिहाज से आपको पता हो कि कौन-कौन सी इसकी क्लासिफिकेशंस हैं, यानी एनुअल कौन-सी हैं, बाइनियल कौन-सी है, पेरेनियल कौन-सी है। रूट सिस्टम्स का आपको पता हो कि टैप रूट सिस्टम है या फाइब्रस है, इवन एडवेंटिशियस है, तो ये रूट सिस्टम क्या होते हैं, इनकी बेसिस पे किस तरह से हम क्रॉप्स को क्लासिफाई करते हैं। फोटोसिंथेसिस की बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है, C3 प्लांट्स क्या है, C4 क्या है, कैम प्लांट्स क्या है, एग्रोनॉमिक यूजेस पे कि कौन सी फूड क्रॉप्स हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं, सीरियल क्रॉप्स कौन सी हैं, स्पेशल पर्पस क्रॉप्स जो हैं, कवर क्रॉप्स, मल्चिंग, एग्जॉस्टिव क्रॉप्स हैं, रिस्टोरेटिव क्रॉप्स हैं। तो ये इन चीज़ों का, ये टर्मिनोलॉजीज़ का, क्लासिफिकेशंस का आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बहुत आसान क्लासिफिकेशंस हैं। इसी तरह इनमें आप मज़ीद देखते जाएँगे तो और भी क्लासिफिकेशंस आती जाएँगी कि मोनोकॉट क्या है, डाइकॉट क्या है, जर्मिनेशन की बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है कि हाइपोजियल क्या है, एपिजियल क्या है। तो ये वन लाइनर होंगे लेकिन आपको ये अच्छे नंबर देने में मदद करेंगे। आपने इनके वन लाइनर डेफिनिशन करनी है और उसके साथ इनकी एग्ज़ाम्पल्स देख लेनी है। इसी तरह क्रॉपिंग सिस्टम का चैप्टर होता है कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग सीक्वेंस क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है। फिर आगे क्रॉपिंग सिस्टम्स की टाइप आ जाती है कि मोनो क्रॉपिंग है, मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग। तो इनकी जो डेफिनेशंस हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका आपको आइडिया होना चाहिए। सोइंग मेथड्स का पता हो कि ब्रॉडकास्टिंग क्या है, लाइन सोइंग है, ड्रिलिंग है, डिबलिंग है, ये वन लाइनर आपको अंदाज़ा होना चाहिए। इसी तरह इरिगेशन शेड्यूलिंग है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है, डेल्टा ऑफ वाटर है, ड्यूटी ऑफ वाटर है। आपको पता हो कि किस क्रॉप का डेल्टा ऑफ वाटर क्या है। व्हीट के लिहाज से, शुगर केन के लिहाज से, अक्सर ही वन लाइनर क्वेश्चन साइंटिफिक ऑफिसर के पेपर्स में भी पूछ लेते हैं और एग्रीकल्चर ऑफिसर या मुख्तलिफ पेपर्स में भी ये पूछा जाता है। फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट बहुत अहम चैप्टर है। इसमें आपसे न्यूट्रिएंट्स के हवाले से पूछा जा सकता है कि कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट में अहम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं। सॉइल में भी आता है और एग्रोनॉमी में भी ये पोर्शन आता है। तो प्लांट्स को कौन-सा न्यूट्रिएंट कितनी क्वांटिटी में चाहिए है, किस न्यूट्रिएंट की कमी से प्लांट को कौन से इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, क्या सिम्पटम्स हैं जब नाइट्रोजन की कमी हो, फास्फोरस की कमी हो, पोटाश की कमी हो या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश या ज़िंक या दीगर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो प्लांट्स में क्या रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से इसी पोर्शन में आपसे खादों के हवाले से भी पूछा जा सकता है। फर्टिलाइज़र्स एनपीके, यूरिया के अंदर क्या रेशो है, नाइट्रोजन की क्या रेशो है, डीएपी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या रेशो है, तो इसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए। इसी तरह सीड साइंस भी, वो भी एग्रोनॉमी में ही आता है, हालाँकि सीड साइंस मेजर वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एग्रोनॉमी में आपसे सीड के हवाले से भी कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। सीड स्ट्रक्चर का आपको पता हो कि प्लूमेल क्या है, रेडिकल क्या है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है, मोनोकॉट, डाइकोट, हाइपोजियल, एपीजियल, इनके बेसिक कांसेप्ट पता हो। जर्मिनेशन के हवाले से एंजाइम कौन से इसमें इस्तेमाल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, सीड डोर्मेंसी का पता हो, डोर्मेंसी को ब्रेक किस तरह से करते हैं, ये आपको बेसिक कांसेप्ट पता हो। क्रॉप्स की जो ग्रोथ स्टेजेस हैं, उनका आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि मेज़ के हवाले से टेसलिंग कौन सी स्टेज है, सिल्किंग कौन सी स्टेज है, मेज़ का मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है, क्राउन रूट इनिशिएशन जो स्टेज है वीट की वो कब आती है। तो ये थोड़ा-सा आपको जो मेजर क्रॉप्स हैं उनकी जो ग्रोथ स्टेजेस हैं, उनका आपको अंदाज़ा हो। इसी तरह वीड्स मैनेजमेंट एक चैप्टर है, उसमें आपको जो मेजर हमारी क्रॉप्स हैं, उनकी वीड्स का अंदाज़ा हो, ख़ासकर राइस की कोई ना कोई, राइस या व्हीट की अक्सर कोई ना कोई वीड
पेपर में पूछ ली जाती है। तो वो आपने तैयार कर लेनी है और वीड्स मैनेजमेंट के हवाले से देख लेना है कि इनकी हम कल्चरल मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, केमिकल मैनेजमेंट में इनकी क्या आता है, या बाकी जो-जो प्रैक्टिसेज़ हो रही हैं, वो आप एक नशिस्त में बैठ के देख सकते हैं। टिलेज के हवाले से आपको टिलेज की टाइप्स पता हो कि प्राइमरी टिलेज है, सेकेंडरी टिलेज है, क्या होते हैं ये, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, कंजर्वेशन टिलेज क्या होता है, ये एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ज़ीरो टिलेज क्या है, इस पे गवर्नमेंट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। सुपर सीडर एक मशीनरी है, वो भी इस्तेमाल होती है इसके लिए। तो जो फैंसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो ट्रेंडिंग है आजकल, टिलेज के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, उनको आपने ज़रूर देख लेना है, वो एग्ज़ामिनर कोई ना कोई लाज़मी उसमें से पूछ लेता है। इसी तरह राइस में जो टिलेज प्रैक्टिस की जाती है, इसे हम पडलिंग कहते हैं। एक यूनिक टर्म है, जिसका भी आपको पता होना चाहिए। साइंटिफिक जो नेम्स हैं मेजर क्रॉप्स के, वो आपको पता हों, जैसे व्हीट का ट्रिटिकम एस्टिवम है। हम जब ये कोर्स किया करते थे, तो हम में से काफ़ी लोग बैठ के ये साइंटिफिक नेम्स रटा करते थे। क्रॉप्स के हों, चाहे वो पेस्ट के हों, चाहे डिजीज़ के हों। तो अब भी आपने वही काम करना है, जो मेजर क्रॉप्स हैं, उनके साइंटिफिक नेम और उनकी फैमिलीज़ रट लेनी है। इनमें से एक एमसीक्यू आता है, ज़्यादा नहीं आते, एक एमसीक्यू आता है, लेकिन आप एक दफ़ा उसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, तो एमसीक्यू आपका पक्का हो जाएगा। तो इसके लिए निमोनिक टेक्निक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं हो रहे, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी मेमोराइज़िंग जो टिप्स हैं, जो निमोनिक टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको बता दूँगा, ताकि आपको इनको मेमोराइज़ करने में आसानी रहे। तो इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस हैं, वो भी पूछी जा सकती हैं पेपर में, कि ईटी क्या है, यानी इवेपोट्रांसपिरेशन है, एफसी है, पीडब्ल्यूपी है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, एलएआई है, लीफ एरिया इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, एनएआर है। तो ये इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ भी आपसे पूछी जा सकती हैं। ये एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है हमारा एग्रोनॉमी के पोर्शन का। तो इसमें पहला सवाल ये है कि व्हीट किस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है? 4 ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं, आप इनको देखें, सोचें, और बेशक आप नोटबुक पे नोट कर लें कि आपके ज़हन में इसका क्या जवाब था। इसी तरह रिले क्रॉपिंग जो है, इसकी क्या डेफ़िनेशन है? रिले क्रॉपिंग क्या होती है? ऑप्शंस देखें, समझें, आपके ख़्याल में रिले क्रॉपिंग क्या है? इसी तरह से तीसरा सवाल है कि एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन और पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन के दरमियान जो रेशो है, उसको हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरह अगला सवाल है, और वो तो अहम सवाल है कि गंदम में इरिगेशन के लिए या वाटर स्ट्रेस के लिहाज से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्टेज कौन-सी है? मोस्ट रिपिटेटिव क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, टेस्ट में भी अक्सर पूछा जाता है घुमा-फिरा के, और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो आप देखें इसका क्या जवाब हो सकता है। आपने जो भी जवाब लगाए हैं, आप मैच कर सकते हैं। ये आपके सामने जवाब भी मौजूद हैं। अगर आपके यही जवाबात हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है। अगर कहीं पे गलती है, तो इसका मतलब आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं सॉइल साइंस पे। जिस तरह से एग्रोनॉमी एक अहम पोर्शन है, सॉइल साइंस भी इस तरह के जितने भी टेस्ट हैं, उनकी तैयारी के लिए एक बड़ा मेजर सब्जेक्ट है। सॉइल साइंस को भी आपने प्रॉपर टाइम देना है। अच्छा, एग्रोनॉमी की जैसे हम बात कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में खासकर लोग जो भी हैं, वो ये तबसरा करते हैं कि ज़्यादातर एग्रोनॉमिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में होते हैं। उसकी बुनियादी वजह भी यही है, क्योंकि ज़्यादातर जो पोर्शन आया होता है, वो एग्रोनॉमी से आया होता है। एक बड़े टाइम से, जब से एग्रीकल्चर ऑफिसर के टेस्ट होने लगे हैं, एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि सबसे ज़्यादा सवालात एग्रोनॉमी से ही किए जाते हैं। यही वजह है कि एग्रोनॉमी वालों के लिए टेस्ट ज़्यादा आसान रहता है। बनिस्बत अगर आप देखें, प्लांट पैथोलॉजी है या एंटोमोलॉजी है या दीगर मेजर हैं, एक तो उनका पोर्शन कम आता है, दूसरा ये कि एग्रोनॉमी वालों की जनरल एग्रीकल्चर पे अच्छी ग्रिप होती है। उनके बेसिक कांसेप्ट क्लियर होते हैं। इसीलिए अगर आप किसी भी मेजर से ताल्लुक़ रखते हो, आपने एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस को इसलिए अच्छी तरह से करना है, ताकि आपके जनरल एग्रीकल्चर के कांसेप्ट्स क्लियर रहें। आपको अपने सब्जेक्ट के अलावा इन सब्जेक्ट में ग्रिप होगा, तो आपके चांसेस बढ़ जाएँगे टेस्ट क्लियर करने के। वैसे अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप में से कौन-कौन से लोग हैं जिनका मेजर एग्रोनॉमी है और सॉइल साइंस है। तो हम सॉइल साइंस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो बेसिक इसकी डेफिनेशंस हैं,
आपने उनको अच्छी तरह से कर लेना है। बेहतर यही होता है कि जो टर्मिनोलॉजीज़ हों वो पहले एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लें। सोइल फॉर्मेशन है, इसकी क्लासिफिकेशन है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इनको आपने देख लेना है। सोइल की 2 सबसे अहम सेगमेंट्स हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। अगर ये आप 2 चैप्टर अच्छी तरह से कर लें तो आप यूँ समझ लें कि आपकी 40% सॉइल साइंस कवर हो गई है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसके टेक्सचर आ जाता है, इसका स्ट्रक्चर है, पोरोसिटी है, बल्क डेंसिटी वगैरह है, इनको आपने देख लेना है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी पीएच है, ईसी है, एसएआर है, ईएसपी है, सीईसी है, इनको आपने कवर कर लेना है। और सोइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जैसे मैंने एग्रोनॉमी में बताया, वही चीज़ें इस पे आएंगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको अच्छी तरह से करना है। देखिए पीपीएससी में हमें पता होता है कि ये टॉपिक्स हैं, इनमें से सवाल लाजमी आने हैं। और हमें पता है, ये भी उन टॉपिक्स में से एक है। हमें पता है कि न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट में से 2-3 सवाल लाज़मी आने हैं, 1 सवाल तो पक्का है ना? तो जब हमें पता है कि इसमें से सवाल आने हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसको अच्छी तरह से तैयार करें। तो इसको भी हमने जैसे मैंने एग्रोनॉमी में बताया है कि तमाम न्यूट्रिएंट्स का हमें पता हो, उनका क्या रोल है प्लांट्स में, ये हमें पता हो, प्लांट्स उन्हें अपटेक किस तरह से करता है, किस फॉर्म में अपटेक करता है, ये हमें पता होना चाहिए। उनकी कमी से प्लांट पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसकी क्या सिम्पटम्स हैं, ये हमें पता हो। और जो न्यूट्रिएंट हैं, उनके हवाले से जो केमिकल फर्टिलाइज़र मार्केट में दस्तयाब हैं, ख़ासकर एनपीके के हवाले से, वो कौन-कौन से हैं? उनके अंदर एनपीके की क्या-क्या रेशो है, ये हमें पता होना चाहिए, तो हमारा ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह फर्टिलाइज़र कैलकुलेशन या इसके यूनिट के हवाले से भी सवाल किया जा सकता है इस तरह से कि जो फास्फोरस है वो प्लांट्स को कितने पीपीएम चाहिए है, या जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उसके नतीजे में हमें कितने कितने केजी पर एकड़ नाइट्रोजन हासिल होती है। इस तरह का सवाल भी हो सकता है। रेयर है लेकिन एक आधा सवाल इसमें से बाज़-औक़ात आ जाता है। न्यूट्रिएंट साइकिल में से बाज़-औक़ात कोई सवाल आ जाता है, आपके नाइट्रोजन साइकिल में से ज़्यादातर कोई ना कोई सवाल आता है। अमोनिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, इस तरह का सवाल एक टर्मिनोलॉजी की सूरत में उठा के दे सकते हैं आपको। इसके साथ-साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन का आपको पता हो जैसे कि मैंने बात की है, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी आपको पता होना चाहिए। उसमें पता हो कि उसका प्रोसेस क्या है, उसमें बैक्टीरिया कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, और कौन-कौन से प्लांट्स हैं, कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। इनमें से भी अक्सर सवाल आते हैं। सॉइल प्रॉब्लम्स में से सवाल आ सकता है, सैलिनिटी है, एसिडिटी है, इनकी मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, जिप्सम वगैरह हमने डालनी है, इनकी रिक्लेमेशन करनी है, कौन-सी क्रॉप्स हम इस्तेमाल करेंगे जो सैलाइन सॉइल में या सोडिक सॉइल में या वाटर लॉगिंग कंडीशंस में वहाँ पे हो सकती हैं। इसी तरह से सॉइल टेस्टिंग का प्रोसीजर, ये ज़्यादातर जो हमारे साइंटिफिक ऑफिसर्स के या सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर के पेपर्स होते हैं, उनमें से इसमें से सवाल लाज़मी देते हैं, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट या कोई ऐसा प्रोसीजर उठा के दे देते हैं। चांसेस हैं कि इसमें कोई एक सवाल दे लेकिन इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। टाइम हो तो कर लें, नहीं तो बेशक स्किप कर दीजिए। और इसके अलावा कुछ और पोर्शंस हैं जैसे सॉइल वाटर प्लांट का रिलेशनशिप है, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, वत्तर क्या होती है, एक आम टर्मिनोलॉजी है, विल्टिंग पॉइंट क्या है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है, अवेलेबल वाटर क्या है, लीचिंग है, पर्कुलेशन है। ये जब आप टर्मिनोलॉजीज़ करेंगे ना, ये आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। आगे हमारा सेल्फ असेसमेंट एक टेस्ट है छोटा-सा। पीएच की वैल्यू अगर 7 हो तो ये क्या इंडिकेट करती है कि सॉइल एसिडिक है, न्यूट्रल है, बेसिक है, सलाइन है, क्या है? बहुत आसान सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है। यकीनन आपका ये ठीक होगा। अच्छा, इसके अलावा अगला सवाल है कि कौन-सा न्यूट्रिएंट है जो सॉइल में लीस्ट मोबाइल है? ये सवाल रिपीट हो चुका है पास्ट पेपर्स में, और इसका जवाब भी आपको आना चाहिए, और इस तरह के सवाल आपने तैयार भी करने हैं। एक और सवाल है कि फील्ड कैपेसिटी पर सोइल वाटर पोटेंशियल जो होता है आपका, वो कितने बार होता है? मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। आप इनमें से देख के अपना जो आपके ज़हन में जवाब है लगा सकते हैं। आगे इसके सही जवाब भी मौजूद हैं कि 7 जो है वो न्यूट्रल पीएच है, जो लीस्ट मोबाइल है वो फास्फोरस है, और फील्ड कैपेसिटी जो है वो -0.33 बार है।
यहाँ तक हमारा यूँ समझें कि 50% जो पोर्शन है इस टेस्ट का, वो हमने क्लियर कर लिया है, इसको हमने अच्छी तरह तैयार कर लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेज तक जाना है। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में आपने ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बल्कि जेनेटिक्स की जो बुनियादी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जीन है, एलील, जीनोटाइप, फेनोटाइप, डोमिनेंस, इनका आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन है, प्योर लाइन, पेडिग्री, मास सिलेक्शन, म्यूटेशन, पॉलीप्लाइड ब्रीडिंग। इसके अलावा कुछ मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज़ हैं जैसे कि जीएमओ है। जीएमओ में से कोई ना कोई सवाल किया जा सकता है। जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस हैं जिनमें टिश्यू कल्चर भी आ जाता है, उनका आपको पता होना चाहिए। जो पोलिनेशन बायोलॉजी है या फ्लोरल मैकेनिज्म है उसका पता हो। ये हॉर्टिकल्चर में भी कुछ हद तक पढ़ाया जाता है। एग्रोनॉमी में भी हम ये पढ़ते हैं। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में हम इनको ज़रा इन डेप्थ पढ़ लेते हैं, जिसमें हमें पता हो कि सेल्फ पोलिनेशन क्या है, क्रॉस पोलिनेशन क्या है, और कौन-कौन से क्रॉप्स हैं जिनमें सेल्फ पोलिनेशन होती है, क्रॉस पोलिनेशन होती है या ओपन क्रॉस पोलिनेशन होती है। अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि कॉटन सेल्फ पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन या ओपन सेल्फ पोलिनेशन, इस तरह करके एक सवाल अक्सर रिपीट होता है। और जो इसकी फ्लावर की स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए। जो फर्टिलाइज़ेशन का मैकेनिज़्म है उसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए। और हाइब्रिडाइजेशन स्टेप्स का पता हो, इमैस्कुलेशन मेथड्स हैं उनका आपको अंदाज़ा हो, ख़ासकर मेज़ के हवाले से सवाल किया जा सकता है कोई। इसी के साथ-साथ अगर आप जो हमारी मेजर ग्राफ्स हैं, उनकी जो लेटेस्ट वैराइटीज़ आई हुई हैं, उनको भी अगर आप मेमोराइज़ कर लें तो उनमें से भी कोई ना कोई सवाल आता है और आप उसे उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँगे। और लॉज़ में से बुनियादी तौर पे आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इनकी डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। मेजर पोर्शन यही है, आप अगर करना चाहें तो मज़ीद इसे इन डेप्थ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पीवीजी को इतना कर लेते हैं, तो ये इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। सेल्फ असेसमेंट की आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं कि हाइब्रिड विगर जो है, उसको हम क्या कहते हैं? आप देखें इन ऑप्शंस में से आपके ज़हन में क्या है? इसी तरह मेज़ का जो पहला हाइब्रिड है, वो किसने डेवलप किया था? अक्सर हम में से यहाँ हो सकता है गलती करें, नॉर्मन बोरलॉग का नाम लगा दें या ग्रेगर मेंडल का नाम लगा दें, लेकिन इसका आंसर जो है वो कुछ और है। इसी तरह वीट का जो पॉलीप्लाइडी लेवल है, वो पूछा जा सकता है कि वो क्या है? वीट का, कॉटन का, मेजर क्रॉप्स में से किसी भी क्रॉप का। तो इनके जो आंसर्स हैं, आंसर्स देख लें कि आपने यही जवाब लगाए हैं। अगर आपके जवाब यही थे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो इसका मतलब है कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंटोमोलॉजी में अगर हम देखें तो बेसिक डेफिनेशंस पता हो हमें, इंसेक्ट्स का पता होना चाहिए कि इंसेक्ट है क्या, उसके स्ट्रक्चर का पता हो, इंसेक्ट्स की जो क्लासिफिकेशन है उनका पता हो, इसके लाइफ साइकिल का हमें आइडिया होना चाहिए कि एग क्या है, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट ये क्या है, उनमें जो मेटामॉर्फोसिस है वो उसके टाइप्स क्या है, और खासकर जो इसके माउथ पार्ट्स हैं इंसेक्ट के, वो कौन-कौन से हैं, उनके क्या नाम है, फीडिंग हैबिट्स क्या होती हैं इंसेक्ट्स की। आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाइट फ्लाई जो है कॉटन पे, वो किस तरह से फीड करती है? सकिंग पेस्ट है, च्यूइंग पेस्ट है, क्या उसका तरीकाकार क्या है? आप ये तब कर पाएँगे जब आपको पता होगा कि वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और उसकी जो फीडिंग हैबिट है, वो क्या है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंसेक्ट को समझें, उसकी जो फैमिलीज़ हैं, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं, उनके आपको जो पेस्ट हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, आइडिया होना चाहिए। कॉटन, राइस, व्हीट, शुगरकेन, मेज़ और कुछ जो वेजिटेबल्स हैं, उनका आपको पता होगा कि उन पे कौन-कौन से पेस्ट अटैक करते हैं। उनको आप देखें, उनके फीडिंग हैबिट देखें, उनका लाइफ साइकिल देखें, उनकी पेस्टिसाइड वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा इन डेप्थ हो जाएगा, लेकिन बेसिक्स का आपको आइडिया होना चाहिए। इस तरह से भी आपसे सवाल किया जा सकता है कि जो घोड़ा मक्खी है, पायरिल्ला जो है, ये किस फसल पे आता है? गुरदासपुर बोरर किस फसल पे आता है? ये सवाल काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है एग्रीकल्चर ऑफिसर के पेपर में भी। और शूट फ्लाई जो है, वो किस फसल को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है? या फॉल आर्मी वर्म जो है, ये किस फसल को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है? या लीफ माइनर, लीफ रोलर,
ये किस फसल पे अटैक करते हैं। तो ये जब आप इन क्राफ्ट्स को एक तरतीब से पढ़ेंगे तब आपको आइडिया होता जाएगा, आपने साथ इसके नोट्स बनाते जाने हैं। आईपीएम एक फैंसी टर्मिनोलॉजी है, ट्रेंडिंग है आजकल। आईपीएम का आपको पता हो कि आईपीएम क्या है, इसमें जो कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल जो प्रैक्टिसेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हमें होती हैं। और पेस्टिसाइड की जो क्लासिफिकेशन है, जो इसकी रेजिस्टेंस है, उसका हमें आइडिया होना चाहिए। मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं पेस्टिसाइड्स की भी, कि दानेदार होती है, लिक्विड फार्मूलेशन होती है, लिक्विड फार्मूलेशन की भी मुख्तलिफ इनके टाइप्स होती हैं। तो क्लासिफिकेशन को आपने पढ़ना है। इसमें से एक एमसीक्यू आ सकता है। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का जैसे तो आपको आइडिया हो कि हनी बी है या सिल्क वर्म है या बाकी जो प्रेडेटर है, आपका लेडी बर्ड बीटल है, तो जस्ट आपको इनके नामों का पता हो कि अच्छा हाँ ये जो हमारे हैं ये बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, हमारे दोस्त कीड़े हैं। और थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कौन सा दोस्त कीड़ा जो है वो किस दुश्मन कीड़े के खिलाफ हमारे लिए हेल्पफुल होता है, किस दुश्मन कीड़े के अंडे को खाता है या उसके जो निम्फ होते हैं उनको खाता है। आपके सामने कुछ सवालात हैं, इनको आप देखें कि इंसेक्ट्स के कौन से बॉडी पार्ट पे विंग होते हैं। ये जब आप इंसेक्ट्स के स्ट्रक्चर को करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अभी क्लियर है तो आप इसके जवाब दे सकते हैं। इसी तरह से ईटीएल जो है ये क्या होता है। ईटीएल से मुझे एक और चीज़ भी याद आई, ये जो मेजर क्राफ्ट्स हैं, मेजर क्राफ्ट्स के अंदर जो हमारे पेस्ट हैं उनका ईटीएल आपको पता होना चाहिए। खासकर काटन और राइस के अंदर जितने भी पेस्ट आ रहे हैं उनका ईटीएल आपको पता हो, इनमें से अक्सर कोई सवाल पेपर में आ जाता है। इसी तरह इंसेक्ट जो है वो सांस किस तरह से लेते हैं। अगर आपको इनके जवाब पता है तो अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो जवाब आपके सामने मौजूद हैं, आप अपने जवाबात से कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद प्लांट पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी में सबसे जो मशहूर सवालात है वो तो डिजीज ट्रायंगल से मुतल्लिक ही होते हैं। इसके अलावा आपने जो प्लांट डिजीजेज हैं, चाहे बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, स्टेसिस की सूरत में इनको देखना है। इस डिजीज ट्रायंगल को अच्छी तरह से आपने देखना है कि होस्ट क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, इन्वायरमेंट का इसमें क्या रोल होता है। पैथोजन के जो ग्रुप्स हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, इन तीन को अच्छी तरह से देखना है। नीमाटोड्स भी आपने देख लेने हैं, इनकी पता होगी डेफिनेशन क्या है, ये एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ है। और इनकी चंद ही बीमारियां हैं जो हर फसल पे आती हैं। वायरस के हवाले से जैसे सीएलसीवी है, कार्टन पे आता है, इसका आपको पता हो। बैक्टीरियल डिजीज जो अब कार्टन पे आना भी शुरू हो गई हैं, लीफ ब्लाइट की बेसिकली राइस पे ज़्यादा इशू करती हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। फंगल डिजीज जो ज़्यादातर विल्टिंग की होती है या रूट राट का मसला होता है, फंगल डिजीज होती है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। कहने का मकसद मेरा ये है कि मेजर क्रॉप्स की अगेन मैं जो भी बात कर रहा हूँ, चाहे वो एग्रोनॉमी के हवाले से है, हमने उनकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी देखनी है कि कितना उसमें सीड रेट है, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, कितनी उसमें खादें डाल रहे हैं, उसमें पानी कितना डाल रहे हैं। फिर हम अगर एंटोमोलॉजी पे आए हैं तो उसकी हमने बीमारियां भी देखनी है मेजर क्रॉप्स की। पैथोलॉजी पे आए हैं तो बीमारियां देखनी है, एंटोमोलॉजी पे आए हैं तो जो कीड़े वगैरह उस पर अटैक करते हैं वो देखने हैं हमने। तो सारी चीज़ें हमें अंदाज़ा हो। वीट के हवाले से हमें पता हो कि वीट रस्ट क्या होती है, और वीट रस्ट के लिए जो पैथोजेंस हैं वो कौन कौन से हैं। राइस ब्लास्ट है, सीएलसीवी है, रेड रॉट जो शुगर केन में आता है वो किस वजह से होता है। तो इनको आपने एक तरतीब से देख लेना है, अपने नोट्स बना लेने हैं। इसी तरह डिजीज कंट्रोल के मुख्तलिफ जो मेथड्स हैं, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, कल्चरल हो, या क्वारंटाइन का हमारा एक अलग डिपार्टमेंट भी है, उसका फंक्शन वगैरह क्या है, इन डेप्थ नहीं जाना है, इनको सरसरी देख लेना है। फंगिसाइड की टाइप्स का आपको अंदाजा हो कि कंटेक्ट क्या होती हैं, सिस्टमेटिक क्या होती हैं। और कुछ सवालात हैं, वीट रस्ट जो है इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है। इसी तरह जो ट्रायंगल की हम बात कर रहे थे, डिजीज ट्रायंगल में इनमें से कौन सा फैक्टर है जो शामिल नहीं है, आप देख सकते हैं कौन सा फैक्टर शामिल नहीं है। इसी तरह इम्यूनिटी के जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं प्लांट पैथोलॉजी में, इसका क्या मतलब होता है। जो सेक्सुअल स्पोर्स है फंजाई के, उनको हम क्या कहते हैं, इनके जवाबात भी आपके सामने हैं। आप कंपेयर करें कि आपने क्या जवाब दिया है, यहाँ पे क्या जवाबात हैं, ताकि आपकी यहाँ पे सेल्फ इवेल्युएशन हो जाए। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपने
जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, इसको आपने तैयार करना है। हर दफ़ा इसमें से सवालात लाज़मी 1-2 आते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि एग्रीकल्चर का पाकिस्तान की जीडीपी में क्या रोल है, कितने परसेंट रोल प्ले करती है, या एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट रहा है वो कितने परसेंट रहा है। तो ये जो परसेंटेजेस है ना बेसिक सी, ये आपने देख लेनी है। तो बेसिक कंसेप्ट्स आपने इकोनॉमिक्स के देखने हैं। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, सीबी रेशो जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो है वो क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, पीपीएससी में भी अक्सर आया होता है। जो जनरल पेपर्स है उनमें भी ये क्या है, मार्जिनल एनालिसिस क्या है। आपने करना ये है, इकोनॉमिक्स आपको मुश्किल अगर लग रही है ना, तो जो ए टू जी इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं उसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। अब इकोनॉमिक्स वहीं से ही क्लियर हो जाएगी, कोई ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना आपने। तो अगर एडिशनल टॉपिक्स देखने हैं फिर आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग देख लेंगे। प्राइस पॉलिसी का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। एग्रीकल्चर का क्या रोल है हमारे जीडीपी में, वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से आपको पता चल जाएगा। डब्ल्यूटीओ क्या है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कब बनी, ये क्या करती है, इसका रोल क्या है, सब्सिडी क्या होती है, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये क्या होती है, क्या किसी फसल पे हम दे रहे हैं, गवर्नमेंट एमएसपी किसी फसल पे दे रही है या नहीं दे रही। तो ये बेसिक चीजें आप कवर करेंगे तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपके लिए क्लियर हो जाएगा। आपको इसमें जैसे ये सवालात सामने आए हुए हैं, यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के सवालात पीपीएससी में आ सकते हैं, कि जो यूटिलिटी का कंसेप्ट है वो क्या है इकोनॉमिक्स में। ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। इसी तरह कौन सा लॉ है जो एक्सप्लेन करता है इनपुट कॉम्बिनेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन जब आप ये टर्मिनोलॉजीज कर लेंगे तब आपको इशू नहीं होगा अटेम्प्ट करने में। इसी तरह एक बड़ी फेमस टर्मिनोलॉजी है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। एग्रीकल्चर में परफेक्ट कंपटीशन किसको कहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस भी मौजूद है। यकीनन आपने अपने जहन में सोच भी लिया होगा कि आपके सामने अगर ये पेपर में सवाल आते तो आपने इनके क्या जवाब देने थे। तो जो भी आपके जवाबात हैं आप मैच करें इन जवाबात के साथ। तो इसके बाद हम आगे मूव करते हैं इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स पे। आपको पता है आजकल क्लाइमेट चेंज पे, एनवायरनमेंट पे हर तरफ डिस्कशन हो रही है, बहुत बातें हो रही हैं इस पे। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता होना चाहिए क्लाइमेट क्या है, आपको पता हो एनवायरनमेंट क्या है, आपको पता हो कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट के जो पार्ट्स हैं वो क्या है। जो सरफेस हमने ट्रोपोस्फेयर और इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी वो एक दफ़ा आपने देख लेनी है। आपको पता हो कि हमारे माहौल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, हमने बेसिक साइंस में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे भी आ सकते हैं, आपको इनका आइडिया होना चाहिए। और जब रिसोर्स मैनेजमेंट की, रिसोर्स इकोनॉमिक्स की बात होगी तो वहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, सस्टेनेबिलिटी की बात होगी। आपको पता हो कि ये क्या है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात होगी, आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पता हो कि क्रॉप्स पे क्या इम्पैक्ट है। ये एग्रोनॉमी के पोर्शन में भी आता है। आप वहाँ करें चाहे यहाँ करें, ये पोर्शन कवर करना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका क्रॉप पे क्या इम्पैक्ट होगा, अगर पानी कम होगा क्या इम्पैक्ट होगा, पानी ज़्यादा होगा क्या इम्पैक्ट होगा, मौसम क्लाउडी होगा क्या इम्पैक्ट होगा, फोटोसिंथेसिस पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये चीज़ें जब आप क्लाइमेट चेंज को क्रॉप के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो ये पोर्शन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जिस तरह एक पिछले साल भी आया था एग्रीकल्चर ऑफिसर के पेपर पे कि हमें किस रेंज में लाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक और सवाल इस तरह से आया था कि कौन सी कलर की लाइट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है, कौन सी रेंज है लाइट्स की। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब आप ये करने लगेंगे ना तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में सॉइल, वाटर, बायोडाइवर्सिटी जो भी आपके रिसोर्स हैं आपने उनको मैनेज किस तरह से करना है। ये अक्सर फार्म मैनेजमेंट में भी आ जाता है, यहाँ पे भी आ जाते हैं आपके। इसमें अगर आप करना चाहें तो सॉइल कंजर्वेशन का पोर्शन भी इसी के अंदर आ जाता है आपका। वाटर मैनेजमेंट का पोर्शन भी इसी में आ जाता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, एयर, वाटर, सॉइल, ये पोल्यूट किस तरह से होते हैं, कौन-कौन से फैक्टर हैं जो इनको पोल्यूट करते हैं, तो उसको हम किस तरह से कवर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल जनरल सी चीज़ें हैं। हम पहले इनको पढ़ते हुए हैं लेकिन हम इनको रैंडमली पढ़ते हैं।
अब पीपीएससी ने बस ये मेंशन कर दिया है कि एनवायरमेंटल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स के अम्ब्रेला के नीचे ये चीजें आ जाएंगी। चीजें वही हैं, जस्ट यूं समझे कि इनकी हेडिंग बदल दी गई है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, इजीली ये कवर हो जाएंगी। अब सेल्फ असेसमेंट, इसी में आपको पता चल जाएगा कि इस पोर्शन में से किस तरह से सवाल आ सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस मोस्ट अबंडेंट कौन सी है। इनमें से देखें ऑप्शन कौन सी गैस है। इसी तरह से रिसोर्स इकोनॉमिक्स जो है वो किन चीज़ों पे फोकस करती है। आपके सामने ऑप्शंस मौजूद हैं। कियोटो प्रोटोकॉल, जनरल पेपर हो, सब इंस्पेक्टर का, असिस्टेंट डायरेक्टर का, कोई भी पेपर हो, क्योटो प्रोटोकॉल, अक्सर ये सवाल आता है। जब क्लाइमेट चेंज की बात होगी, क्लाइमेट की, तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात होगी, यानी K4 यूँ समझे कि क्योटो और K4 समझेंगे क्लाइमेट। तो मिलता जुलता है, राइम करता है ज़रा, तो आप यहाँ से मेमोराइज कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक्चुअली इतना टाइम नहीं है इस वीडियो के अंदर, वीडियो ऑलरेडी इतनी लेंथी हो चुकी है। नहीं तो मैं आपको एक एक टॉपिक कराता कि ये टॉपिक्स किस तरह से आपने करने हैं, इनको किस तरह से मेमोराइज करना है, इनको मेमोराइज करने की क्या टिप्स ट्रिक्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएं, इन पे वीडियोस बनाई जाएं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कि ये टॉपिक आपको मुश्किल लग रहे हैं, उन पे आपको वीडियो चाहिए है, तो उन पे वीडियो बना के उनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा आपको। इसके अलावा पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं, और आपने उनको, सबसे बड़ी बात ये कि मेमोराइज किस तरह से करना है, कौन सी ऐसी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनको जहन में बिठा के आप उनको याद कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आगे अगर वीडियोस बनाई तो उनमें मैं कवर करूँगा। आंसर्स आपके सामने होंगे, देख सकते हैं कि ये जो सवालात थे आपने किस तरह से इनको कवर किया और इनके एक्चुअल आंसर्स क्या है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, ये भी मिलती जुलती चीज़ें ही है, इकोनॉमिक्स में ही आ जाती है, यानी कौन कौन सी डेवलपमेंट हो रही है इकोनॉमी में। तो उसमें एक्सटेंशन का क्या रोल है, अडाप्टिव रिसर्च का क्या रोल है, ये आपको एक जनरल सा आइडिया हो, या रूरल क्रेडिट क्या होता है, एग्रीकल्चर के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, खासकर किसान कार्ड का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके हवाले से कोई ना कोई सवाल आ सकता है। किसान कार्ड प्रोजेक्ट किस फील्ड की एग्जाम्पल है, या किसान कार्ड प्रोजेक्ट की बेसिक थीम क्या है, इस तरह का सवाल किया जा सकता है। ये जैसे कुछ सवालात हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ, ये भी तो एक डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आ सकता है ये। इसी तरह जो माइक्रो फाइनेंस है, ये किसको सपोर्ट करता है, ये होता क्या है। ये दो एग्जांपल्स हैं कि इस तरह के सवालात इस पोर्शन में से आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम करते आते हैं, ऑलरेडी हमने की हैं। अक्सर ये इस तरह के जो सवालात हैं ना, हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में किया करते थे। तो इस दफ़ा उन्होंने हेडिंग जस्ट चेंज कर दी है, तो इसमें आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, सुकून से अपना करना है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ये भी एक अहम पोर्शन है। इसकी ज़्यादातर चीज़ें हम एग्रोनॉमी में, सॉइल साइंस में कवर कर लेते होते हैं। लेकिन फिर भी आप इसको अलहदा भी देख सकते हैं कि जो इरिगेशन सिस्टम्स हैं हमारे, इरिगेशन सिस्टम में आप मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं कि फ्लड इरिगेशन क्या है, स्प्रिंकलर क्या है, ड्रिप इरिगेशन क्या है, उसमें हमारी सरफेस, सब सरफेस इरिगेशन, फर्दर जो टाइप्स आ जाती हैं सारी, तो वो क्या होती हैं, कितने परसेंट पानी की बचत करती हैं, उनका फ़ायदा क्या है, उनका नुकसान क्या है, ये चीज़ें सारी आपको पता हों। और जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो पता हो कि इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या है, इरिगेशन के जो 4 आर्स हैं वो क्या है। इसी तरह से जो डेल्टा ऑफ वाटर है वो क्या है, ड्यूटी ऑफ वाटर क्या है, जो बेस वाटर होता है वो क्या होता है, वत्तर क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, इन्फिल्ट्रेशन क्या है, लीचिंग क्या है। और हमारा जो एक सिस्टम है ना, इंडस बेसन वाटर इरिगेशन सिस्टम जो है, उसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए। हमारे कौन से बड़े दरिया हैं, बैराज कितने हैं, हमारे डैम्स कितने हैं, बड़ा डैम कौन सा है, हमारा जो इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम है इसमें कितना पानी आता है। ये थोड़ा-सा आपके ज़हन में इसका नक्शा बैठा होना चाहिए, ताकि अगर इसमें से भी अगर एग्ज़ामिनर सवाल दे, क्योंकि सब्जेक्ट मेंशन है तो इसमें इन डेप्थ भी जा सकता है। होपफुली वो इन सब्जेक्ट्स में इन डेप्थ जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी ये जो टॉपिक्स हैं इनको आपने सरसरी देख लेना है, ताकि अगर सवाल आए, कुछ ना कुछ आपके ज़हन में कंसेप्ट हो, उसे अच्छे से कवर कर सकें। वाटर मेजरिंग यूनिट्स हैं, आजकल फ्लड की सूरत-ए-हाल में बहुत इस्तेमाल हो गए, इतने क्यूसेक पानी आ रहा है, तो वो अंदाज़ा हो आपको क्यूसेक है क्या? पीपीएससी अक्सर ट्रेंडिंग सवालात में से कुछ ना कुछ उठाता है, तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, इरिगेशन के मसाइल चल रहे हैं हमारे, तो उनमें से सवाल आ सकता है। फार्म मशीनरी आप टिलेज में भी देखेंगे,
प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, टर्शियरी टिलेज, उसमें कौन कौन से जो आपके जो इम्प्लीमेंट्स हैं इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह शुरू में एग्रोनॉमी में मैंने आपको बताया कि जो सोइंग मेथड वगैरह आप देखेंगे, ब्रॉडकास्टिंग है, ड्रिलिंग है, डिबलिंग है, तो जब वो पढ़ने लगेंगे तो उसमें आपकी सोइंग मशीनरी भी कवर हो जाएगी, टिलेज वाले पोर्शन में आपकी टिलेज मशीनरी कवर हो जाएगी, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग में आपकी वो मशीनरी कवर हो जाएगी। तो इसको एडिशनली आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। करना चाहें तो आप इंजीनियरिंग के पोर्शन में कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग के हवाले से कुछ पिछले पेपर्स में जो इस्तेमाल हुए हैं, जो पेपर्स में एमसीक्यूज़ आए हैं, वो आपके सामने मौजूद है कि ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी कितनी होती है? बहुत रिपीट होता है ये सवाल। इसी तरह जो हैरो है, उसका क्या फंक्शन होता है? जो बेहतरीन लैंड लेवलिंग मेथड है, फील्ड को यूनिफ़ॉर्म करने के लिए, वो कौन-सा है? इस पे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, सवाल भी आ सकता है, लेज़र लेवलिंग पे अक्सर कोई ना कोई सवाल आ जाता है। तो ये आंसर्स भी आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। आप देख के कंपेयर कर सकते हैं, अपनी आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ये तो सब्जेक्ट्स के हवाले से है कि ये सब्जेक्ट आपने कौन-कौन सी आउटलाइन है जो कवर करनी है, किस तरह से इन सब्जेक्ट्स की आपने तैयारी करनी है। इसके अलावा कुछ बोनस टिप्स हैं जो आपने करनी है। उसमें सबसे पहले तो यही है कि जो क्राप्स हैं, मेजर क्राप्स आपने ज़रूर कवर करनी है। मेजर क्राप्स में आपकी व्हीट है, कॉटन है, शुगरकेन है, राइस है, मेज़ है। इसके अलावा मैंगो आपके ऑर्चर्ड में मेजर हो जाता है, मैंगो और सिट्रस, ये 2 चीज़ें आपकी ऑर्चर्ड्स में आ गई। और वेजिटेबल्स में अगर आप देखना चाहें तो अनियन देख सकते हैं, पोटैटो देख सकते हैं, और थोड़ा-सा आप टोमेटो को टच कर सकते हैं, क्योंकि टोमेटो की थोड़ी-सी जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है ना, वो ज़रा हट के हो जाती है। जब आप एग्रोनॉमी में करने लगेंगे ना, डिटर्मिनेट, इंडिटरमिनेट, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल, तो उसमें इस तरह की कुछ क्राफ्ट्स आ जाएँगी, जो ज़रा बाकी क्राफ्ट से हट के होती हैं। तम्बाकू हो गया, टोमेटो वगैरह हो गया, तो थोड़ा-सा आपको इनका आइडिया होना चाहिए। ये जो क्राफ्ट्स हैं ना, ख़ासकर जो मेजर क्राफ्ट्स मैंने गिनवाई हैं, इनकी आपने एग्रोनॉमी करनी है, इनकी बोटैनिकल स्ट्रक्चर करनी है आपने, इनके पेस्ट करने हैं, इनकी डिजीज़ेज़ करनी है। जितना अच्छे से इनको तैयार कर सकें, आपने इनको करना है, ताकि पेपर में इनमें से कोई सवाल आए तो आपके लिए किसी की तरह का इश्यू ना हो। कोई एक फ़ॉर्मूला भी दे देते हैं बाज़-औक़ात, जैसे इवेपोट्रांसपिरेशन है तो पूछा जा सकता है कि इसका फ़ॉर्मूला क्या है? इसी तरह वाटर यूज़ एफिशिएंसी है, इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी है, या नाइट्रोजन एफिशिएंसी है, तो इसको आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो ये जनरल से जो एग्रीकल्चर के फ़ॉर्मूलाज़ हैं, इनका आपको पता हो, कुछ यूनिट्स का आपको पता हो, कन्वर्जन्स का आपको आइडिया हो। यूनिट्स जैसा कि 1 हेक्टेयर के अंदर कितने एकड़ होते हैं? 1 एकड़ के अंदर कितनी कनाल्स होती हैं? 1 कनाल के अंदर कितने मरले होते हैं? 1 मरले के अंदर कितने फुट होते हैं? तो ये यूनिट्स जो हमने पहले सेमेस्टर में पढ़े थे, आपने उनको रिवाइज़ करना है। तो ये यूनिट्स और कन्वर्जन करने के बाद आपने कुछ एब्रिविएशंस भी देख लेनी है। वो भी अगर पूछें तो आपके लिए मुफ्त का नंबर होगा कि पीडब्ल्यूबी क्या है? परमानेंट वेल्डिंग पॉइंट है जी। ईसी क्या है जी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जी। सीईसी क्या है जी? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है। इस तरह के जो सवालात हैं, ये आपको जस्ट एक नज़र देखेंगे, आपको ये मेमोराइज़ हो जाएँगे। इन पे ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पेपर में आ गए तो ये आपके लिए मुफ्त का नंबर होगा। और अगर आपने ये ना देखा हुआ कि यार ये तो अहम नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, फिर पेपर में आ गए तो फिर आप सर पकड़ के बैठे होंगे, यार ये बिल्कुल सिंपल सी इतनी छोटी-सी बात है। मैं पढ़ सकता था इसे, मैं देख सकता था इसे, लेकिन मैंने नहीं देखी। तब अफ़सोस के अलावा कोई इसका हल नहीं होगा। पेपर सिंपल होता है एग्रीकल्चर ऑफ़िसर का, कोई इतना इन डेप्थ या इतना मुश्किल पेपर नहीं होता, बिल्कुल जनरल सा पेपर होता है। तो आप तैयारी करना चाहें, अपना शेड्यूल खुद बना सकते हैं। मैंने भी आपके लिए एक शेड्यूल बनाया है, जो अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, तो आप इससे कम वक़्त में तैयारी कर लेंगे, 20 दिन में आराम से तैयारी हो सकती है इस पोस्ट के लिए। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, या आप समझते हैं कि आपको बड़ा टाइम हो गया, आप स्टडी से टच नहीं है, आप एवरेज से भी नीचे आपकी तैयारी है, तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए मैंने शेड्यूल बनाया है। आप स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं कि पहले जो 2 हफ्ते हैं, वो आप लगाएँ एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस पे, यानी पहला हफ्ता आप एग्रोनॉमी को दें, दूसरा हफ्ता सॉइल साइंस को दें। यहाँ से आपकी बुनियाद बन जाएगी तैयारी की, और आप बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे जब आप 2 हफ्ते में देखेंगे ना कि आपने जो 2 मेजर सब्जेक्ट हैं, वो कवर कर लिए हैं।
एग्रीकल्चर का मेजर पोर्शन कवर कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, आगे की तैयारी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो ये पहले 2 हफ्ते बड़े अहम हैं आपकी तैयारी के लिए। तो इसी तरह तीसरे चौथे हफ्ते में आपने पीबीजी, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी और इकोनॉमिक्स करनी है। यानी तीसरे हफ्ते में पीबीजी और एंटोमोलॉजी कर लें आप, और चौथे हफ्ते में आप पैथोलॉजी और इकोनॉमिक्स कर लें। इसके बाद 5वें हफ्ते में आपने नेक्स्ट लेवल पे चले जाना है, इंजीनियरिंग को देखना है आपने, जो एनवायरमेंटल रिसोर्स मैनेजमेंट के और इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं आपके, उनको देखना है। ग्लॉसरी को आपने साथ-साथ रिपीट करते जाना है थ्रू आउट दी अपनी तैयारी। और जो एमसीक्यूज़ हैं, चाहे वो आप बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि छठे हफ्ते में आपने प्रैक्टिस करनी है। जो कुछ आपने तैयार किया है, आपने नोट्स बनाए हैं, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, उनको तैयार करना है, खुद को इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएशन आपने सिर्फ छठे हफ्ते में जाके नहीं करनी, उसमें तो आपने टेस्ट देनी है, तैयारी करनी ही करनी है। साथ-साथ आपने इवैल्यूएशन अपनी करते जाना है। एग्रोनॉमी आप तैयार कर रहे हैं, तो बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर में से या जनरल एग्रीकल्चर में से, या कोई बुक है आपके पास, कोई ऑनलाइन सोर्स है, वेबसाइट्स हैं, एग्ज़ामबीडा है, और कई अच्छी-अच्छी वेबसाइट्स हैं, बहुत से टूल्स अब ऑनलाइन भी दस्तयाब हैं। वहाँ पे टेस्ट देके आप खुद को इवैल्यूएट करते जाएँ कि जो तैयारी कर रहे हैं, कितने परसेंट आपकी तैयारी हो रही है। चीज़ें आपको एब्ज़ॉर्ब भी हो रही हैं कि नहीं। आपकी इवैल्यूएशन साथ-साथ चलनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। डेली आप तैयारी करें और कम से कम आप एक सब्जेक्ट के 50-100 एमसीक्यूज़ आप करते रहें। जितने ज़्यादा आप इवैल्यूएट करते जाएँगे, आपको अंदाज़ा होता जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। तो ये बुनियादी तौर पे आज की वीडियो में तमाम चीज़ें मैंने कोशिश की है कि कम वक़्त में तमाम चीज़ें मैं कवर करूँ, तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से आपको बताऊँ। आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, तैयारी किस तरह से करनी है, कौन से टूल्स इस्तेमाल से क आपने करने हैं, और तैयार क्या करना है, जो हमें सबसे बड़ा मसला होता है। हमें चीज़ें आती भी होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, क्या-क्या चीज़ें तैयार करें। और जो ज़्यादा समझदार स्टूडेंट होता है ना, जिसकी तैयारी अच्छी होती है, टॉपर है, जीपीए अच्छी है, आपने देखा होगा कि अक्सर वो इस तरह की पोस्टों के लिए सिलेक्ट नहीं होता। उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसे ये नहीं समझ आ रही होती कि उसने क्या छोड़ना है। उसे ये समझ आ रही होती है कि क्या पढ़ना है, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रही होती कि उसने क्या नहीं पढ़ना। ये भी बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैंने एक आपको टाइम फ्रेम बना दिया है, एक आपको स्ट्रक्चर बना दिया है हर सब्जेक्ट का कि आपने ये चीज़ें लाज़मी टच करनी हैं। तो आप इनको फ़ॉलो करें, तैयारी करें। इंशाल्लाह जल्द ही स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से भी हम एक सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि पहले हम तैयारी कराते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्टिव आपकी तैयारी होगी, आपके जो क्विज़ हैं वो होंगे, आपकी ग्रैंड टेस्ट सीरीज़ होगी, आपकी प्रॉपर इवैल्यूएशन होगी, और इंशाल्लाह अच्छा साथ रहेगा हमारा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप वीडियोज़ की सूरत में आपको कोई टॉपिक अगर इश्यू कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, या जैसे क्रॉप्स के साइंटिफिक नेम्स हैं, आपसे याद नहीं हो रहे, कोई एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, यूनिट्स हैं, या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो बड़ा साइंटिफिक है, पेचीदा है, आपको मुश्किल लग रहा है, आप समझ नहीं पा रहे उसको, आप चाह रहे हैं कि वो आसान ज़ुबान में समझाया जाए, उसको याद करने की कोई टिप्स दी जाएँ, कोई ट्रिक्स बताई जाएँ, कोई जादू मंत्र बताया जाए, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पे उसकी वीडियो बना के डाल दूँ। इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, कमेंट में रिस्पॉन्ड भी करें, ताकि ये जो एक एजुकेशन का सिलसिला है, इसको हम सब्जेक्ट वाइज़ और टॉपिक वाइज़ लेके चल सकें। बहुत शुक्रिया।